नमस्कार बच्चों। हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपनी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 54 को खोलेंगे आप। उसमें हम देखेंगे 2 लघु कथाएं। पूरक पठन। लेखक हैं नरेंद्र छाबड़ा। आइए हम पहले लेखक से जान पहचान कर लें। नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार हैं। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी हैं। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही हैं। प्रमुख कृतियां मेरी चुनिंदा लघु कथाएं आदि। गद्य संबंधी यहाँ 2 लघु कथाएं दी गई हैं। प्रथम लघु कथा में लेखक ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोलभाव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे सामान ले चले आते हैं। इसके उलट जब हम रेहड़ी वालों, फेरी वालों के से सामान खरीदते हैं तो मोलभाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए। दूसरी लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है। यहाँ लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होता है। आइए देखते हैं 2 लघु कथाएं में नरेंद्र छाबड़ा जी का उद्देश्य क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं। 2 लघु कथाएं, लघु मतलब छोटा, कथाएं मतलब कहानी, छोटी छोटी कहानी। यह आपके पाठ्य पुस्तक में पूरक पठन में दिया गया है। इसको ध्यान में रखिए आप। जब कोई गद्यांश पूरक पठन का पूछा जाता है तो उस पर जो है स्वमत के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूरक पठन गद्यांश सेक्शन यह भी प्रश्न में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 3 जो है वह प्रश्न 3 पूरक पठन विभाग का होता है। चलिए देखते हैं नरेंद्र छाबड़ा जी क्या कहना चाहते हैं। कंगाल पहली लघु कथा का शीर्षक है कंगाल। कंगाल का मतलब गरीबी, लाचारी या बेबसी समझ लीजिए। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। भीषण, प्रचंड। इस वर्ष बड़ी ही प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। लू गर्म हवा, उमस गर्मी, इतनी उष्णता थी कि उससे आराम नहीं मिलता था। जिस वर्ष की ये बात कर रहे हैं तो वह जो है आग की तरह तपता रहता था। दिन तो तनिक भी ठंडक नाम की कोई चीज़ नहीं, इतनी वह सूर्य की गर्मी से लोग पस्त हो गए थे। और रातों में भी ऐसी लग रही थी कि वह सूर्य की गर्मी रात में भी गर्म हवा लेकर के उड़ रही है, चल रही है, और उसके उष्णता से लोगों को आराम भी नहीं मिल रहा था। सोचा इस लीजलीजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आए। लेखक ने सोचा कि लीजलीजे मतलब पसीने से तरबतर, और घुटन, बहुत ही घुटन होती थी। तो ऐसे मौसम से आराम पाने के लिए कुछ दिन जो है पहाड़ी क्षेत्र पर सैर करके आ जाएं। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा। सुकून, शांति, आराम, चैन। तो अगले सप्ताह ही वह पर्वतीय स्थल पर यात्रा करने के लिए निकल पड़े थे लेखक जी। और 2-3 दिन ही बीते थे कि उनको काफ़ी सुकून मिल रहा था, काफ़ी चैन की अनुभूति हो रही थी, आराम महसूस हो रहा था। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष, बड़े ही अभिमान के साथ, स्वाभिमान के साथ उन वृक्षों को देख के ऐसा लगता था कि उन्होंने कभी किसी से हारना नहीं सीखा, कभी किसी के सामने सर झुकाना नहीं सीखा। उन पहाड़ों को देख करके ऐसे लगता था कि वो उन्होंने अपने जीवन पर्यंत जो है
अपने जब तक उनका जीवन है उस पहाड़ों का, तब तक वो अडिग और इसी प्रकार दृढ़ता से खड़े रहने की ठान ली है। पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने, अपना अस्तित्व, अपना महत्व बताते हुए, और उन पहाड़ों की बारीकियों में से हल्का सा पानी की कल 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 का शोर करते हुए अपना महत्व सिद्ध कर रहे थे, प्रूफ कर रहे थे। कौन? झरने। मन बदलाव के लिए पर्याप्त था। ऐसा वातावरण मन को बदलने के लिए पर्याप्त था। अब उसके बाद उन्होंने देखा वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य में लेखक छाबड़ा जी को क्या क्या दिखाई दिए। हरे भरे पहाड़ जो कि गर्व से सीना ताने खड़े थे, दीर्घता सिद्ध करते हुए वृक्ष, और तो और उसके बाद जो है हल्का सा शोर मचाने वाले झरने। मन बदलाव के लिए वह जो है इतना पर्याप्त था। इतने से ही लेखक का मन आराम से बदल रहा था, बदल चुका था। उसी दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। लेखक छाबड़ा जी ने उस झील का आनंद और भी गहराई ढंग से लेने की सोची और उसी दिन शाम को झील के किनारे टहलने के लिए निकल गए थे। और वहाँ पर वो टहल ही रहे थे कि एक भुट्टा वाला आया वहाँ पर। भुट्टे वाला, यही कौन बेचने वाला, एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भून कर मसाला लगा कर लूँगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? वो भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे क्या? बहुत गरम गरम है, और तो और इसको गरम गरम भून करके मैंने इस पर मसाले भी लगा दिए हैं। बड़े ही सरलता से मैंने उसका जवाब दिया प्रश्न में कि कितने का है? 5 रुपए का। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। भुट्टे वाले ने जवाब दिया कि 5 रुपए का एक भुट्टा साहब। मैं तिलमिला गया। मैंने कहा, क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? मैंने उसे बताया कि हमारे शहर में, जिस शहर से मैं आया हूँ, वहाँ पर 2 रुपए में एक मिलता है। मान लो मैं यहाँ पहाड़ी स्थलों पर आया हूँ यात्रा करने के लिए, अपना मन बदलने के लिए, तो तुम 2 के बदले 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। भुट्टे वाले ने भी जैसे ठान ली थी कि नहीं नहीं साहब, 5 से कम में नहीं मिलेगा, तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए। लेखक छाबड़ा जी अपने मन की नहीं हो पाई तो उन्होंने कहा, ठीक है। भुट्टे वाले से उन्होंने कहा, ठीक है भाई, तुम रहने दो, जब तुम नहीं दे सकते 3 रुपए में तो कोई बात नहीं। और ये कहते हुए लेखक आगे बढ़ गए। एकाएक उनके पैर ठिठक गए, रुक से गए, और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। लेखक के पैर एकाएक रुक से गए और मन ही मन छाबड़ा जी सोचने लगे कि हम जैसे कितने लोग हैं, अमीर से अमीर लोग, बड़े से बड़े लोग, धनवान से धनवान लोग, वो पहाड़ों जैसे क्षेत्रों पर, पहाड़ी इलाकों पर वो घूमने का शौक रखते हैं। उनका जो राजा महाराजाओं का जो शौकीन अंदाज है वह तो कम नहीं है, और वहाँ पर जाने के लिए वो हजारों रुपए खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं और खर्च भी करते हैं, बड़े बड़े होटलों में रुकते हैं, और तो और बड़े बड़े रेस्टोरेंट, मॉल में,
और बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हैं और जो चाहते हैं मन चाहा अपनी वस्तु को खरीदते हैं। तो वहाँ पर जब दुकानदार उनसे पैसे बताता है तो वह बिना कुछ बार्गेनिंग किए, बिना कुछ मोल भाव किए तुरंत उस दुकानदार को पैसे दे देते हैं। लेकिन यह क्या, यह गरीब भुट्टा वाला 5 रुपए में एक भुट्टा दे रहा है, तो इस गरीब से मैं झिकझिक कर रहा हूँ 5 रुपए के लिए। और वहीं पर मैं मॉल में जाता हूँ तो 50 रुपए अगर बोला होता तो मैं चुपचाप निकाल कर दे देता। क्यों? क्योंकि इंसान को अपनी बेइज्जती स्वीकार नहीं होती। और हम जाते हैं मॉल में, बड़ी बड़ी दुकानों में, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर पे, तो हमें अपनी इज्जत ज़्यादा प्यारी होती है। चुपचाप अपने जेब में से कड़क कड़क नोट निकाल करके हम दे देते हैं। वहाँ पर तनिक भी हम मोल भाव या आर्ग्यूमेंट नहीं करते। पर गरीब से 2 रुपए के लिए भी झिकझिक करते हैं। तो सचमुच में वह कंगाल कौन हुआ? वह भुट्टे वाला या मैं, लेखक छाबड़ा, या मुझ जैसे लोग? तो वाकई में तो वास्तविकता तो यह है कि हम सब कंगाल हैं। उल्टे कदम लौटा, इतना सोचते देरी नहीं हुई और तुरंत छाबड़ा जी अपने कदम को उन्होंने रिटर्न किया और वो वापस लौटे और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। उन्होंने चुपचाप 20 रुपए के नोट दिए और 20 में जैसा कि भुट्टे वाला चाहता था तो उसके हिसाब से 20 रुपए में 4 भुट्टा उन्होंने खरीदा और अपने रास्ते चल गए। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। अब उन्हें आंतरिक शांति मिल रही थी। अब उन्हें वह संतुष्टि मिल रही थी जैसी संतुष्टि उन्हें वहाँ मॉल में देने पर, पैसे खर्च करने पर नहीं मिलती। आज उन्हें यह शांति का अनुभव हो रहा था कि आज मैंने बहुत बड़ा कार्य किया है। तो इसलिए हर समय परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। तो इस प्रकार से लेखक ने इस विचार को कि परोपकार अर्थात दूसरों की भलाई और मानव जीवन में परोपकार का बड़ा महत्व है। तो अगर वह मजदूरी कर रहा है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी मजदूरी उसके हिसाब से दें। अतः हमें दूसरों का उपकार करते हुए जीवन जीने की प्रेरणा लेनी चाहिए। और उससे बहुत अच्छा लग रहा था। हंसी खुशी से छाबड़ा जी अपने स्थान पर चले गए जहाँ पर वह रुके थे, जिस होटल में। इस प्रकार से हमें चाहे वह फेरी वाला हो, चाहे वह रेहड़ी वाला हो, अगर वह गरीब है और फुटपाथ पर बैठ करके 24 घंटे वह इंतज़ार कर रहा है, 8-8 घंटे वो खड़ा है कि कोई ग्राहक आए और मेरे सामानों को वह खरीदे, तो इससे हमें यहाँ पर झिकझिक नहीं करनी चाहिए। और यही हम अपने सामाजिक प्राणी होने के नाते हम कभी कभी इस प्रकार की गलतियाँ कर देते हैं। अगर किसी कार्यक्रम में, किसी समारोह में हमें उपस्थित होना है तो वहाँ पर हम उपहार के रूप में हम देखते हैं कि समारोह का आयोजन किस प्रकार के परिवार में हुआ है। तो अगर परिवार उच्च कोटि का है, उच्च श्रेणी का है, अमीर है, धनवान है, तो हम वहाँ पर उपहार बहुत महंगा ले जाते हैं। और अगर कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए जिसके घर पर समारोह है वह गरीब है, तो वहाँ पर हम उस हिसाब से अपना उपहार भी छोटा कर देते हैं, सस्ती ले जाते हैं, जबकि यह सोच गलत है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा और हमें इस प्रकार से अपने इस विचार को में बदलाव ला करके हमें बल्कि जो गरीब है उसके साथ न्याय करना चाहिए और उसके साथ हमें हर समय उसकी मदद करनी चाहिए।
क्योंकि परोपकार जैसा श्रेष्ठ धर्म इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। ईश्वर के आशीर्वाद से हमें मानव जीवन मिला है, तो हमें जीवन की सार्थकता का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जीवन तो अपने लिए पशु भी जी लेते हैं, लेकिन अगर हम अपने लिए ही केवल जीते तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहता। तो इसलिए हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि यही परोपकार, यही भलाई, यही दूसरों की मजदूरी में संसार में इससे श्रेष्ठ धर्म और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 लघु कथाएं में दूसरी कथा के ऊपर चलेंगे, सही उत्तर। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। सही उत्तर का मतलब सही जवाब। यह बहुत कम लोगों में यह जज्बा होता है कि वह सत्य का पालन करें, सत्य का आचरण करें और हर पल सही का साथ दें। ये बहुत बड़े जिगर की बात है, बहुत बड़ा जिगर करने की बात है कि सही उत्तर देने के लिए भी बहुत बड़ी भावना होनी चाहिए और बहुत बड़े आत्मा होनी चाहिए, और तभी हम सही का साथ दे सकते हैं। तो अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। बहुत सारी जगहों पर नौकरी के लिए लेखक जो है आवेदन पत्र दे चुका था, एप्लीकेशंस दे चुका था, इंटरव्यूज़ दे चुका था। वो साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। यहाँ तक कि उसके सर्टिफिकेट्स की जो फाइल थी वह भी कामयाब नहीं हो पा रही थी कि उसे सफलता मिल जाती। हर वक्त कोई न कोई कमी बता देता सामने वाला व्यक्ति। हर जगह किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई अभाव दिखाई देती, चाहे वो काबिलियत में, चाहे मेरे क्वालिफाइड में, चाहे क्वालिफ़िकेशन में, चाहे मेरे तजुर्बे को लेकर के किसी न किसी कारणवश मुझे जवाब जो है असफलता में मिल जाता। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। कितनी बड़ी बात कही है लेखक नरेंद्र छाबड़ा जी बच्चों कि हर जगह क्या है आज? भ्रष्टाचार है, करप्शंस है, रिश्वत का बोलबाला। लोग रिश्वत लेते हैं नौकरी पाने के लिए और रिश्वत देने वाले भी खड़े रहते हैं। तो हर जगह भ्रष्टाचार, दलाली का बोलबाला चल रहा था कि अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता, अपनी कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, उसका चुनाव नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था, वह उदास हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था ही नहीं। हर जगह जहाँ पर वह व्यक्ति जाता वहाँ पर उसके पहुँचने से पहले ही यह हो जाता कि अरे आपकी तो सीट भर चुकी है, आप एप्लीकेशन रख दीजिए, जैसे ही यहाँ पर रिक्त स्थान होगा हम फिर से आपको कॉल करेंगे। तो इस भ्रष्ट समाज की व्यवस्था को हर समय कोसता रहता था, क्योंकि उसके वश में और कुछ था ही नहीं। लेकिन इस पर भी लेखक ने हार नहीं मानी। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था। वह परेशान किससे था?
भ्रष्ट समाज से, रिश्वत लेने वाले लोगों से, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अब तक वह देश प्रेम, देश के प्रति प्रेम, नैतिकता, नीतिवान, शिष्टाचार, अपने शिष्टता को उसने नहीं भूला और ईमानदारी, अपनी ईमानदारी पर उसे पूरा विश्वास था और आत्मविश्वास, स्वाभिमान के साथ वो रखता आया था। लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी, सत्यवादी, इन सब पर आत्मविश्वास, स्वाभिमान, इन सब पर विश्वास रखने के बावजूद भी उसके हक में केवल नाकामयाबी ही आई थी। साक्षात्कार के लिए आज फिर से उसे जाना है। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? साक्षात्कार के लिए जो वहाँ पर वो ऑफिसर बैठे थे उसमें से एक ने पूछा, ये कहिए कि करप्शन के लिए या करप्शन पर आपकी क्या सोच है, उसके बारे में आपके विचार क्या हैं? लेखक ने बोलना शुरू किया, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। लेखक ने कहा बड़े ही शालीनता से कि भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है, एक ऐसी बीमारी है जो पूरे देश को घुन की तरह खा रहा है, उसमें दीमक लग गया है। इसने जितने भी सामाजिक व्यवस्था है सबको बहुत ही गहरी चिंता में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह काला दाग है इस देश की तरक्की के लिए, इस देश की प्रगति के लिए, इस देश की विकास के लिए। जब तक भ्रष्टाचारी है इस देश का कभी भी विकास नहीं हो सकता, देश आगे नहीं बढ़ सकता। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। वो जिज्ञासु थे, उनकी जिज्ञासा की क्षमता और भी बढ़ गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। लेखक का इतना ही कहना था भ्रष्टाचार के ऊपर कि उन्हें अच्छा लगा कि इस मुद्दे पर हमें डिस्कशन करना चाहिए, हम डिस्कस करेंगे। उनकी रुचि और बढ़ती गई। दूसरे अधिकारी ने, दूसरे अफसर ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? भ्रष्टाचार के बारे में तो आपने इतनी अच्छी सोच अपनी बताई, लेकिन रिश्वत, जो लोग डोनेशन लेते हैं और जो लोग डोनेट करते हैं, जो लोग दलाली खाते हैं, तो उसके बारे में उसे आप क्या मानेंगे? लेखक ने फिर से बड़ी ही सहजता के साथ उत्तर दिया, यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है। लेखक ने कहा कि भ्रष्टाचार की बहन है यह रिश्वतखोरी। तो जैसे हम विशेष अवसर पर, किसी विशेष समारोह पर, किसी विशेष आयोजनों पर अपने प्रिय लोगों को, चिर परिचित लोगों को, मित्रों को कुछ उपहार देते हैं, तो उसी प्रकार से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी ये एक ऐसे आपस में ये लोग नाते रखते हैं कि जैसे हमें नौकरी लेने के लिए, नौकरी पाने के लिए इनका सहारा लेना पड़ता है, तो ये उपहार के रूप में हमें देना पड़ता है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। फर्क क्या होता है कि हम उन अवसरों पर अपने प्रियजनों को जब हम उपहार देते हैं, अपने चिर परिचित लोगों को, जाने पहचाने लोगों को उपहार देते हैं, अपने रिश्तेदारों को, करीबी दोस्तों को उपहार देते हैं, तो
वह उपहार देकर के हम कुछ पल की खुशियाँ को इकट्ठा करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, कर्तव्यों का पालन करते हैं, जिम्मेदारियों को निभाते हैं। इससे अधिक और कुछ नहीं होता। खुशियाँ मिलती हैं, दिल को चैन मिलता है। जबकि रिश्वत खोरी में यह बात नहीं है। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी ये थोड़ी से इनके ओहते जो हैं बड़े हैं। इनकी काबिलियत, इनकी खासियत क्या है, इनकी विशेषता है कि दबी हुई फाइलें, अगर आपकी कोई केस रुकी है तो उसे उभारा जा सकता है। कोई बड़ा केस आ गया है तो उस फाइल को दबा दी जाती है। टलती हुई पदोन्नति, अगर आपका प्रोग्रेस हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है तो उसको टाल दिया जाता है, उसे रोका जा सकता है। और अगर आपका प्रमोशन रुका गया है तो आप थोड़ा सा रिश्वत दीजिए या लोग भ्रष्टाचारी को अपनाएं तो आपकी पदोन्नति बढ़ सकती है, आपका प्रमोशन बढ़ सकता है। रोकी गई नौकरी आपकी चालू करवाई जा सकती है, आपके मन चाहे स्थान पर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो आदि कारणों में इन सब के कारण सफलता प्राप्त की जा सकती है। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है साहब। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। लेखक ने कहा कि ऐसी मेरी सोच है कि भले हमें पदोन्नति मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए, लेकिन क्या हमारी आत्मा हमें गवारा करेगी? या हमने वो उस नौकरी को ईमानदारी पूर्वक से हासिल की है, या उस प्रमोशन को, उस पदोन्नति को, उस पद को, उस कुर्सी को हमने ईमानदारी से और सत्य की राह पर चल करके हासिल किया है? तो ऐसा समाज जो है कभी विकसित नहीं कर सकता। इसका कभी भी मैं सहयोग नहीं दूंगा, इसका कभी भी मैं समर्थन नहीं करूंगा, ऐसी मेरी सोच है। कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा। ऐसा कह करके तुरंत वह वहाँ से निकल आया और उसने वही बात याद की कि कितने सारे साक्षात्कार दिए मैंने, कभी कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वैसे ही यहाँ भी होना है। जब ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोरी के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरा चयन होना यहाँ पर मुश्किल है। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से, बहुत ही सीरियसली उन्होंने विचार किया, उन्होंने उस पर समीक्षा की, विचार विमर्श किया, और विचार विमर्श, चिंतन मनन करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। युवक ने वाकई में प्रशंसनीय और प्रशंसा योग्य बात कही थी। उन्होंने सही उत्तर दिया था उसने, और उसके सही उत्तर की प्रशंसा करते हुए सारे अधिकारियों ने उसका चयन कर लिया और उसकी नौकरी जो है वहाँ पर तय कर ली गई, नौकरी उसे मिल ली गई। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। आज समझ में आया लोगों को भी कि सचमुच सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, उदासी छा सकती है, लेकिन वह हार नहीं सकता। सत्य की हमेशा जीत ही होती है। ईश्वर के घर देर है परंतु अंधेर नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य जब आपस में झगड़ते हैं तो उनकी लाठी में आवाज़ें होती है, लेकिन जब ईश्वर झगड़ता है और ईश्वर जब दंड देता है तो उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है। इसलिए हे बच्चों, भ्रष्टाचार यह एक बहुत बड़ी बीमारी, कैंसर के समान है, जो जीवन के हर पहलू को छू रहा है। वह एड़ी से चोटी तक फैला हुआ है। शिक्षा, राजनीति, कारोबार जैसे अनेक क्षेत्र हैं जहां भ्रष्टाचार रूपी दानव ने अपने पैर पसारे हैं। भ्रष्टाचार के कारण, रिश्वतखोरी के कारण हमारे देश का आर्थिक व सामाजिक विकास रुक गया है। लोगों के चरित्र भ्रष्ट हो रहे हैं।
आए दिन समाज में छल कपट, झूठ, बेईमानी, बलात्कार, औरतों के साथ नाइंसाफी, अन्याय, अत्याचार, धोखेबाजी का बाजार, हर तरफ इसकी गर्मा गर्मी है। और परिश्रम का महत्व तो जैसे कम होता जा रहा है। और आज की जनरेशन तो पूछिए मत, हम किसी से कम नहीं। ये नई पीढ़ी के लोग बिना परिश्रम किए, बिना मेहनत किए ही वो सब कुछ पा लेनी चाहती है। सब कुछ आज की नई पीढ़ी यह सोचती है, वह सब कुछ पा लेना चाहती है बिना हार्डवर्क किए, चाहे उन्हें गैर कानूनी का रास्ता ही क्यों न अपनाना पड़े। वे जरा भी नहीं झिझकते, क्योंकि उनकी निगाह में सब कुछ सही लगता है। इसलिए हमारा सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि भ्रष्टाचार हमारे समाज को अपंग बना रहा है। भ्रष्टाचारी जो लोग करते हैं और जो लोग रिश्वतखोरी हैं, उनसे ज़्यादा तो हमारी जिम्मेदारी है, हम जवाबदार हैं, क्योंकि हम भी उसी समाज में रहने वाले प्राणी हैं। और हम जब रिश्वत देते हैं तो सबसे बड़ा दंड के अधिकारी तो हम हैं। तो भ्रष्टाचार हमारे समाज को अपंग बना रहा है। इसलिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नरेंद्र छाबड़ा जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नैतिक मूल्यों का प्रचार तथा मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। आइए चलते हैं हम शब्द वाटिका पर। देखेंगे आप अपने टेक्स्ट बुक में शब्द संसार और मुहावरों का अर्थ लिख करके आप वाक्यों में प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिए, शब्द संसार में मीनिंग्स भी आप लिखते चलेंगे। चलिए स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 संजाल पूर्ण कीजिए। प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 यह सब आप गद्यांश पर आधारित प्रश्न हैं। वह गद्यांश में से खोज करके आप उस प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 संजाल पूर्ण कीजिए। एज इट इज़ आप डायग्राम बना करके उत्तर को लिखेंगे। गर्मी की विशेषताएं। प्रश्न 2 मौसम ऐसा था। प्रश्न 3 कारण लिखिए। युवक को पहले नौकरी न मिल सकी, उसका कारण क्या था। फिर आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया, क्या कारण था, क्योंकि उसने सही बोलने की हिम्मत दिखाई थी। प्रश्न 4 कृति पूर्ण कीजिए। लेखक के मन परिवर्तन का कारण क्या हुआ। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। लोग रिश्वत देकर ये लाभ उठाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस गद्य को अच्छे ढंग से पढ़ करके इसमें दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। आइए स्वमत पर एक आप प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहले, रिश्वत देना व लेना कानूनी अपराध है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। इस विषय पर आप जो है अपना मत देंगे कि आप क्या सोचते हैं कि रिश्वत देना व लेना दोनों पक्षों को आप ध्यान में रख करके अपने विचार लिखेंगे। और इस प्रकार से सुंदर साफ स्पष्ट शब्दों में आप अपनी नोटबुक मेंटेन करेंगे। धन्यवाद बच्चों। स्टे होम, स्टे सेफ।